Okay, from this part, we do not know the real name of writer. So from this period, the writers are writing in the way of anonymous, means writer अपना public name सामने नहीं ला रहे थे, तो इस वजह से these are anonymous works like The Owl and Nightingale. ये जो work है, it is published around, we found this work around 1225 and this poem used the Latin genre, मतलब डिबेट का इसमें लैटिन में उनका सीक्वेंस उठाया है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं दो ओवल एंड नाइटिंगेल के बीच में, बिटवीन द कॉमिक सीन के टाइप दो साइड्स की तरह, टू शो द डिफरेंट एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंट्री साइड एज द सेटिंग. तो ये इंपॉर्टेंट है, हाउ दे आर यूजिंग द इंग्लिश कंट्री साइड एज सेटिंग. नाइटिंगेल इज डिस्क्राइब इन द राइम विच इज़ नो लॉन्गर वर्क टूडे. मॉडर्न एज में नहीं यूज़ करते, पर नाइटिंगेल में जो दिखाया है नाइटिंगेल की डिबेट, वो राइमिंग में यूज़ की है उस डिबेट को. लाइक सेट अपॉन अ फेयर बो एंड देयर वर अराउंड ब्रूजम इनफ. सो इस वे में राइमिंग डिबेट्स में हुई है. बिटवीन द सीरियस आवल, आवल की तरफ से सीरियस टोन थी, और लाइट हार्टेड नाइटिंगेल कैन बी रिफ्लेक्टेड टू द पीरियड ऑफ कंसर्न टोन बिटवीन रिलीजियस. क्या इशू दिखाया है? रिलीजियस इशू एंड द थॉट्स ऑफ लव. तो ये डिबेट है, और ये पोयम जो इनके पोइट के राइटर है वो एनोनिमस है, हमें पता नहीं है हु इज़ द राइटर. विनर एंड वेस्टर. दिस पोइट्री इज़ अराउंड 1360, और इस पोयम में भी हमें डिबेट, देखो इसमें जो डिबेट का जैनर है वो लेटिन जैनर से आया है, एंड डिबेट फॉर्म इज़ मोर सीरियस वे, जो कि कॉन्ट्रास्ट करती है मैन हु वांट द वेल्थ इन द सोसाइटी. इस वर्क में हमें ये पता चलता है कि मैन इसमें क्या चाहिए, वेल्थ इन द सोसाइटी विद द केयर फ्री पर्सन हु स्पेंड ऑल हिज मनी. सो इसकी समरी यहीं पे दी हुई है कि इस वर्क में हमें क्या दिया हुआ है. दिस इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट अल्यूजन इन द लिटरेचर. तो अल्यूजन क्या है इस लिटरेचर में, इस वर्क में ये है कि मॉनेटरी, मटीरियलिज्म एंड द पर्सनल लीड इन द लाइफ, और हमें क्या चाहिए लाइफ में. तो ये दोनों एक बिगेस्ट थीम है इस वर्क की, विनर एंड वेस्टर. नाम से भी पता चल रहा है, विनर एंड द वेस्टर. शो दिस शो द सोशल क्रिटिसिज्म लाइक पोप, जो ग्रेडी प्रीस्ट होते थे उस वक्त, एंड नोबल्स, लॉर्ड. तो हमें तीन, जब हम चौसर की एज पढ़ेंगे उस एज में हमें तीन एरिस्टोक्रेट्स एज में दिखाई देंगे, वो है पॉप, किंग एंड नोबल्स. ये जो तीनों होंगे वो हाई सोसाइटी के होंगे, और इन्होंने और इनकी जो फॉलोअर्स होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं. तो इस वजह से सोसाइटी में डिवीजन आया था, तो वो डिवीजन इस पोइट्री में विनर और वेस्टर में भी दिखाया है. बट द आवल एंड नाइटिंगेल हैव नो फाइनल डिसीजन, मतलब इसमें इस जो पोइट्री में इसमें कोई पता नहीं चलता लास्ट में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द एंड ऑफ द पोइट्री और व्हाट इज़ द फाइनल जजमेंट. There is the growth awareness in the text of this time of the audience readership and consequently widening the range of effect it use. तो मतलब जो इसमें थीम, जो इसमें इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं डिबेट का, वो हमें क्या दे रहा है, वाइड रेंज ऑफ कल्चरल रेफरेंस. ये हमें वाइड रेंज ऑफ कल्चरल रेफरेंस दे रहा है. किसका रेफरेंस? लैटिन, फ्रेंच एंड यूरोपियन, क्योंकि डिबेट फॉर्मेट है और उस वक्त डिबेट इतना आया नहीं था सामने. तो ओवल और नाइटिंगेल और विनर वेस्टर, इसमें जो फॉर्म दिखाया गया है वो यहाँ से इंस्पायर होकर ऑडियंस के सामने रखा गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़ द किंग हॉर्न. इट इज़ डेटेड अराउंड 1225, जैसे कि आवल एंड नाइटिंगेल भी अराउंड 1225 में हुई थी. एंड दिस इज़ द सर्वाइविंग वर्ड्स रोमांस इन इंग्लिश. इट इज़ द टेल ऑफ लव, बिट्रेयल एंड एडवेंचर, शोइंग द हाउ इंग्लिश हैज़ असिमुलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंच कोर्टली लव. तो यहाँ पे ये फ्रेंच, तो इसका सीरियस पार्ट है कि फ्रेंच कोर्टली लव को बताया है, लव एंड बिट्रेयल एंड एडवेंचर. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट थीम विद अडॉप्टेड विद अ लोकल सेटिंग. एंड द रेंज ऑफ पोएम इज़ रैपिडली बेस्ड ऑन रिलीजियस, सेक्युलर, मॉरल एंड पॉलिटिकल थीम. सो इस पोएम के भी एक वो होना चाहिए, ग्लिम्स होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस बारे में कौन सी पोइट्री क्या बोल रही है. अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है अलिटरेटिव रिवाइवल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी.
ये यहाँ से आप नोट कर सकते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रोइंग लिटरेचर रीडरशिप एक्सपांड दिस रेंज एंड मैनी मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। तो इस वक्त जितने भी लिटरेचर हो रहे थे उसमें हमें अलिटरेटिव रिवाइवल देखने को मिला। स्टोरी टेलिंग इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द मिडल इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि हमें बाइबल की स्टोरीज़ थी, उसमें भी हमें बहुत सारे रीटोल्ड, बहुत सारी स्टोरीज़ बार बार बताई गई थी एंग्लो सैक्सन के वर्क्स के द्वारा। जैसे कि कुछ बाइबल्स की वर्क हैं बाइबल की स्टोरीज़ पर डिपेंड, जैसे जीनियस एंड एक्सोडस, फॉर एग्जाम्पल पेशेंस। ये 14th सेंचुरी के वर्क है एंड इट टेल द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ जोना एंड वेल। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है कि जोना और वेल के बीच में जो इंस्पायरिंग जो मॉरल निकल के आता है इन दोनों स्टोरी से, वो पेशेंस वर्क के द्वारा, राइटर के द्वारा दिखाई गई है, मेकिंग इट बोथ कॉमिक एंड इंस्ट्रक्टिव। एंड दिस वर्क ऑल्सो रीइंफोर्स द वर्च्यू ऑफ पेशेंस। इस स्टोरी के द्वारा हमें वर्च्यू ऑफ पेशेंस दिखाई गई है। द मैंस स्मॉलनेस इन द रिलेशन टू गॉड इज स्ट्रेस विद द जोना कंपेयर टू। अब जोना जो है वो किससे कंपेयर हुआ है? अ मोट ऑफ डस्ट एट द मॉन्स्टर्स डोर, सो बिग द वेल्स जॉ वर। तो ये लाइन है वो डायरेक्टली इस वर्क से उठाई गई है। एंड द मूंस्टर इज़ इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ मिंस्टर। यहाँ पे जो वर्ड मूंस्टर हुआ है इसका मतलब है, ये ओल्ड इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा गया है, इसका मतलब है मिनिस्टर और कैथेड्रल। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका कैथेड्रल का कैसे, कैथेड्रल डोर के बारे में बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस है चर्च के बारे में बोला गया है। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं कैथेड्रल, मोनार्क, और इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं कि कैसे जो राइटर है उस दौरान, उस वक्त के राइटर रिलीजियस सब्जेक्ट के ऊपर, जीनियस, एक्सोडस, जो भी बाइबल की स्टोरी के ऊपर रिलेशन रख के वर्क्स लिख रहे थे, लाइक पेशेंस। ओके, नेक्स्ट इज पर्ल। वैसे भी आपको पता है कि दो इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं, पर्ल एंड पेशेंस। तो पर्ल जो स्टोरी है वो मेडिवल लिटरेचर से ओरिजिनेट है और दिस इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम वर्जन के फॉर्म में। इसमें जो स्टोरी नरेट होती है, जिसमें डॉटर जो है अपने डाइड होती है, वो मरी हुई होती है, इन्फेंसी के स्टेज में उनको फादर को ड्रीम आता है। तो ये जो ड्रीम विजन है एक ड्रीम फॉर्मेट में लिखी गई है ये पोइट्री पर्ल। The whole poem is underlined, divided between the human comprehension and the perfection. So the whole poetry is shown underlined with the divide between human comprehension, जो भी human conflicts हैं वो, and the perfection what we want. This is the gap between the possible perfection and the fallen humanity. तो इन दोनों को एंटिसिपेट किया है इसमें। और ये जो पोइट्री है इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और ये दिखाया गया है, यहाँ पे फॉल ऑफ मैन भी दर्शाया है, जिसमें मिल्टन ने अपनी पोइट्री पैराडाइज लॉस्ट में भी फॉल ऑफ मैन का जिक्र किया है। तो इस सब ये जो थीम्स है अधिकतर एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आ जाती है, तो वो याद रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट लाइन दैट द ग्राउंड ऑफ ऑल माई ब्लिस। तो ये लाइन यहाँ से पर्ल पोइट्री में आई है। तो जो लाइन्स दी हुई है कोटेशन में वो हमेशा याद रखिएगा कौन सी लाइन आई है। इन द सेंस पर्ल इज़ द फोररनर नॉट ओनली ऑफ द यूटोपियन राइटिंग, क्योंकि यूटोपियन राइटिंग हम मानते हैं थॉमस मोर का वर्क यूटोपिया इज़ द फर्स्ट वर्क, पर ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द यूटोपियन बिकॉज इसमें राइटर ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया कि ये रियल स्टोरी है या फिर बाइबिकल है या फिर कुछ और है, और राइटर के बारे में भी नहीं पता हमें, तो ये कैटेगराइज होता है। इट इज़ नॉट ओनली द यूटोपियन राइटिंग बट ऑल्सो द परफेक्ट वर्ल्ड। इसमें एक परफेक्ट वर्ल्ड दिखाया गया है। इट इज़ ऑल्सो द एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन लिमिटेशन एंड द नॉलेज। इसमें हमें री अकर जो थीम मिलती है वो रिनाइंसा की मिलती है, जैसे मार्लो के अंदर जो थीम मिली हमें पैराडाइज लॉस्ट में, फॉल ऑफ मैन, ये सब थीम्स हमें इसमें दिखाई दी है। The most significant anonymous text of this another work is Sir Gawain and Green Knight। तो अब तक हमने जो anonymous text पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था आवल एंड नाइटिंगेल, देन वी रीड विनर एंड वेस्टर, देन वी रीड किंग हॉर्न, फिर हमने पर्ल पढ़ा, पेशेंस पढ़ा, फिर अब इसके बाद जो वर्क पढ़ रहे हैं वो है सर गार्विन एंड ग्रीन नाइट। तो इस तरह से रिवाइज करते हुए चलिए। इट डिस्क्राइब एज द ले बाय द मिनिस्टर्स हु टेल इट दैट, इस लाइन में लिखा हुआ है, इफ़ यू विल लिस्ट टू दिस ले जस्ट अ लिटिल वाइल आई शैल टेल इट द स्ट्रेट अवे एज आई हर्ड इट इन द टाउन।
सो ये लाइन है और सर गार्विन और ग्रीन नाइट की स्टोरी समरी आप जाके भी गूगल से या फिर स्पार्क नोट्स भी पढ़ सकते हो। उससे डायरेक्ट सिर्फ एक ग्लिम्स लो कि किस में कैसे यहाँ पे किंग अर्थर का और किंग अर्थर के नाइट के बारे में ये वर्क दिया हुआ है और इसमें थोड़ा थोड़ा आगे हम पढ़ते जाएंगे। विद द ओपनिंग ऑफ लाइन बीवुल्फ, ये लाइन दी हुई है ओपनिंग ऑफ लाइन, लो वी हैव लिसन टू मैनी ले का मतलब बहुत सारे हमने स्टोरियाँ सुनी है, तो इसमें लिखा हुआ है लो वी हैव एक्सक्लेमेटरी टोन से स्टार्ट कर रहे हैं, लो वी हैव लिसन टू मैनी ले, देयर इज़ एन इम्प्लाइड लिसनिंग ऑफ ऑडियंस, तो मतलब ऑडियंस को एक बार सामने से ऐसे इशारा करके बोला जा रहा है, ऑलरेडी उनको इमोशनल वॉइस हमें इसमें सुनाई दे रही है। ले डिराइव फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे ले की, क्योंकि इधर भी ले की बात आ गई थी और वापस यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी। द ले डिराइव फ्रॉम द ब्रिटेनी and was a kind of the French romance of the 12th century intended to be sung. So this is the definition and there were several imitation of French lay in English. बहुत सारे French lays जो थे वो English format में use किए गए हैं by writers. This lay was used to recount the imaginative or the legend tales और ये fictional way में ज़्यादा use हुई है rather than historical. Then Sir Orfeo, for example, he transposed the classical Greek legend Orpheus and Euripides into the form of English setting. इन्होंने जो सर ऑर्फियो, इन्होंने दो क्लासिकल टेक्स्ट को इंग्लिश फॉर्मेट में यूज़ किया है। नाउ वी विल रीड द वीमेन वॉइस। इस एज में जब एंग्लो सेक्शन के पीरियड के आगे जब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी वीमेंस थी जो फ्रेंच, इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन एज से लिख रही थी, तो ये वीमेन वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मारिया डी फ्रांस, हु वॉज द इंग्लिश एंड लेट 12th सेंचुरी में लिखते थे। इनकी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है 12 लाइज, इट इज़ द सीरीज ऑफ शॉर्ट रोमेंस और दिस इज़ द अनरिटन ब्रिटन सॉन्ग, तो ब्रिटेन सॉन्ग के ऊपर ये बेस्ड है मारिया के वर्क्स। नेक्स्ट राइटर इज़ हॉर्ट्सविथा, a 10th century abbess from, she is abbess from the Saxony और she is the seen as the first woman writer in Europe। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हॉर्ट्सविथा है वो फर्स्ट वीमेन है टू राइट इन यूरोप। इनका जो वर्क है वो है एक्रेन वाइज और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्रेन रेवले। दिस बुक इज़ एडवाइज ऑन हाउ टू लिव, हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं, डायरेक्टेड फॉर द नन्स, तो यहाँ पे ये रिलीजियस वर्क हो गया एक टाइप का। दैन क्रिश्चियन दी पिशान, इनके बारे में सबको पता होगा। शी इज़ कोर्ट पोइट एट द चार्ल्स 6, इनकी भी चार्ल्स 6 के दौरान कोर्ट पोइट थी। शी इज़ द प्रोफेशनल फुल टाइम राइटर एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ मेंस राइटिंग, तो मतलब फेमिनिस्ट वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, आप देख सकते हो, क्योंकि मेंस राइटिंग को क्वेश्चन करने वाली शी इज़ द फर्स्ट। एंड इन हर बुक द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज, दिस इज़ प्रोज एंड फ्रेंच वर्क, शी कमेंटेड ऑन द लेमेंटेशन ऑफ मेथोडियस, ये वर्क है, इसमें कमेंट किया था इन्होंने। मैसोगिनिस्ट का मतलब होता है एंटी फेमिनिस्ट, उनके बारे में इन्होंने सटायर किया था। एंड ऑल्सो सटायर टू द वर्क ऑफ चॉसर वाइफ ऑफ बाथ, इसको भी मेंशन किया है इस वर्क में, बुक ऑफ सिटी ऑफ लेडीज़। तो ये नाम याद रखिए कि इस वर्क में किस दो वर्क को सटायर किया है। क्रिश्चियन डी पिशान ऑल्सो ट्रांसलेटेड द एंथोनी वुडवाइल हर मॉरल प्रोवर्ब्स ऑफ क्रिश्चियन, इनको ट्रांसलेट किया है इन द इंग्लिश, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इट इज़ हियर द वर्ड ऑथरेस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वर्ड ऑथरेस यूज़ हुआ है। सो कितने बहुत अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और फर्स्ट यूरोपियन राइटर है हॉर्ट्सविथ, तो ऐसे 2-3 फैक्ट्स तो सामने आ गए वैसे भी। हाउएवर देयर वर द ग्रोइंग रीडरशिप फॉर द मैरी लाइस की बुक बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई थी और बहुत ज़्यादा रीड की गई थी। Another writing by another writer, Julian of Norwich, she is the experience such as the vision of the at the age of 30, इनको visions आते थे, visions means she can see the miracle dreams and she also write about the God, motherhood and religious texts लिखे हैं इन्होंने। ओके, इम्पॉर्टेंट जूलियन वर्क जो ओरिजिनल मिडल इंग्लिश में लिखा गया है वो ये है रिवेलवेशन ऑफ डिवाइन लव, इट इज़ रिटन इन इंग्लिश।
Next female writer is Marguerite Cramp. She is the also visionary writer like जूलियन की तरह ही क्रिश्चियना डी पिसान की तरह, बिकॉज उन्होंने भी क्रिश्चियंस वर्क्स लिखे थे. एंड शी डेडिकेटेड हर वर्क द बुक ऑफ मार्गरी क्रैम्प. तो ये जो वर्क है ये एक डायरी के फॉर्म में है ये वर्क, और दिस वर्क इज़ बेस्ड ऑन 2 मैन, इंस्पायर होकर 2 मैन से इन्होंने बताया है कि ये शी इज़ नॉट एजुकेटेड, शी डू नॉट रीड एंड राइट, पर इनका जो अपना जो अपनी जो मन की बात है, रिवेलुएशन है, इनका जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, शी ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन लाइक फ्रॉम दिस वर्ड दिस क्रिएचर. एंड इनका जो झुकाव था टूवर्ड द रिलीजियस वो इस वर्क में दिखाया है. एफओ की नॉवल का एक कैरेक्टर है मॉल फैलेंडर एंड द वर्क नेम इज़ ऑल्सो मॉल फैलेंडर. उसका कंपैरिजन किया है कि हाउ द हीरोइन टर्न इनटू मॉरल टेल, वो कैसे मॉरल टेल में बदल जाती है लास्ट में. वंस एक बार पढ़ लीजिए इस पार्ट को कि क्या इसमें साइकोलॉजिकल फॉर्म में मार्गरेटरी कैंप ने अपनी डायरी में लिखा है. नाउ वी विल टर्न टूवर्ड द फैंटेसी. The important work of fantasy is the Sir Oreo or Sir Garvin and Green Knight. This is the fantasy element of new height. इसमें बहुत ज़्यादा fantasy यूज़ किए लाइक द सर गार्विन एंड ग्रीन Knight में हमें राउंड टेबल एंड किंग अर्थर के बारे में पता चलेगा. द अर्थर इज़ ऑलवेज सीन इन द लेमन, जैसे अर्थर की स्टोरी बहुत ज़्यादा ब्रूट में भी बताई गई है, वेस में भी बताई गई है. And Brute is the one of the greatest king of all over the linear descendant of the Roman Brutus. तो ठीक है, इन ये दिया हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है कुछ इस पोएम का. एंड द पोएम कंसंट्रेट ऑन द वन एपिसोड रादर दैन द होल स्टोरी. ठीक है, जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक एपिसोड पर फोकस करती है, पूरी स्टोरी नहीं हमें फर्स्ट टाइम शो होती. कई बार क्या होता है ब्यूवुल्फ में, जैसे हमें पूरे में स्टोरी बताई गई है फिर एपिसोड स्टार्ट हुआ है. लाइक इन दिस वर्क एपिसोड्स दिया हुआ है फिर स्टोरी को एंड में बताया है. ओपन अप एम्बियसली मीन्स वो एक धीरे धीरे वो ओपन हो रही है. शिल्वेरिक है कोड ऑफ ट्रूथ एंड द ऑनर इसमें बताया गया. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कोर्टली लव एंड द सिल्वेरिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. सिल्वेरिक ट्रेडिशन है ग्रीन नाइट का, और कोर्टली लव जो कि फ्रेंच से लिया है. इन दिस वर्क वी फाउंड 101 स्टेंजा, और गार्विन और ग्रीन नाइट में यहाँ पर इट हैव एंड विद द 4.5 लाइन, मतलब 4.5 लाइन में कंक्लूजन मिलता है. इट इज़ द शॉर्टर लाइन एंड रिटन इन रिदमेटिक नरेटिव वेरिएशन. 4 स्ट्रेस लाइन्स को स्ट्रेस करते हुए लिखा गया है. सो इट इज़ रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर.